अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में ये किया था कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है और उसके बाद हमने कैथोड रेस के बारे में किया था, डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेस के बारे में और डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में किया। इसके बाद हम जो अपने नेक्स्ट लेक्चर में आए थे वहाँ पे हमने कहा था कि प्रोटॉन्स क्या होता है, प्रोटॉन्स की डिस्कवरी के बारे में हमने डिटेल के साथ की है बात, और इसके साथ हमने उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में भी डिटेल के साथ डिस्कस कर लिया था। आज हम आते हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन की जानब। लेकिन ये आर्टिकल या ये टॉपिक करने से पहले हम ये देखते हैं कि इसकी हिस्ट्री कैसे है, कैसे हमारे पास न्यूट्रॉन का कॉन्सेप्ट आया था। अब इसमें ये है कि इन 1920 में साइंटिस्ट का नाम है रदरफोर्ड। क्या नाम है? रदरफोर्ड। इसने प्रेडिक्ट किया कि एटम हैविंग सम न्यूट्रल पार्टिकल्स। क्या इसने आइडिया दिया था? रदरफोर्ड ने 1920 में ये कहा कि एटम के पास कोई ऐसा पार्टिकल भी है जिसके ऊपर कोई चार्ज मौजूद नहीं है। ठीक होगी बात। अब इसने किस बेस पे ये कहा था कि एटम के पास कोई ऐसा पार्टिकल है जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है? हुआ ये वाला था कि he noted that mass of some elements cannot be explained on the basis of proton and electron only। आप इसको ये करोगे कि इसने ये नोट किया था कि अगर हम एटम को स्टडी करते हैं ऑन द बेस ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन ओनली तो एटम का मैस बैलेंस नहीं आएगा। ठीक होगी बात? क्या होगा? एटम का मैस बैलेंस नहीं आएगा। और इस बेस पे इसने ये कहा कि एटम के पास कोई ऐसा पार्टिकल भी मौजूद है जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। ठीक है? क्या इसने कहा था? इसने इस बेस पे कहा था कि अगर एटम का मैस बैलेंस नहीं आता, इसने इसको बेस बना के ये कहा था 1920 में रदरफोर्ड ने कि एटम के पास कोई ऐसा पार्टिकल भी मौजूद है जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। अब पीछे आती है कि अब न्यूट्रॉन डिस्कवर कैसे हुआ था। तो न्यूट्रॉन डिस्कवर हुआ था 1932 में। ये काम किया था रदरफोर्ड ने, चैडविक ने। किसने काम किया था? चैडविक ने। 1932 में चैडविक ने न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था और न्यूट्रॉन को डिस्कवर करने की ही बुनियाद पे 1935 में चैडविक को नोबेल प्राइज से नवाजा गया। ठीक होगी बात? अब उसने इसको किया कैसे था? उसने इसको डिस्कवरी में क्या क्या किया था? हुआ ये था कि इसने पोलोनियम मेटल लिया था, पोलोनियम मेटल से अल्फा पार्टिकल्स को एमिट किया था। क्या किया था? पोलोनियम मेटल को लेके वहां से इसने अल्फा पार्टिकल्स लिए थे और अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट की थी बेरिलियम टारगेट के ऊपर। बेरिलियम एक मेटल है, उसके ऊपर इसने अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट करवाई थी। तो जब इसने इस पार्टिकल के ऊपर या इस मेटल के ऊपर इन पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट की है, अल्फा पार्टिकल्स की यहाँ पे जब बम्बार्डमेंट की गई है तो सम रेडिएशंस वर प्रोड्यूस्ड। कुछ ऐसी रेस पैदा हुई हैं जिसका जब चार्ज चेक किया गया तो उन रेस के ऊपर कोई चार्ज मौजूद नहीं था। बात समझ गई ना? हमने क्या कहना है कि इसके बाद ये जो रेस पैदा हुई हैं इस बम्बार्डमेंट करने के बाद उन रेस के जब चार्ज को चेक किया गया तो उनके ऊपर कोई चार्ज मौजूद नहीं था। अब कोई चार्ज ना होने की वजह से हम उसको कह देंगे वो क्या होगा? न्यूट्रॉन होगा। अब इसी तरह जो 1920 में रदरफोर्ड ने अपना एक आइडिया दिया था, वो आइडिया क्या हो गया? उसका दुरुस्त साबित हो गया। ठीक होगी बात? अब हम इसकी डायग्राम की जानब आते हैं तो हम इसको ये कर देते हैं कि ये जो हमारे पास है पोलोनियम मेटल है जो कि सोर्स है अल्फा पार्टिकल्स का। अब अल्फा पार्टिकल्स को जब इसके ऊपर बम्बार्डमेंट करवाएंगे बेरिलियम मेटल के ऊपर तो क्या होगा? आगे गैल्वानिक मीटर के ऊपर इसकी कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं होगी या वोल्ट मीटर के ऊपर इसकी कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं होगी। ये क्या शो करता है? इसके ऊपर कोई चार्ज मौजूद नहीं है। क्या है? इसके ऊपर कोई चार्ज मौजूद नहीं है। अब इन प्रोटॉन्स की प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हो सकती हैं? तो न्यूट्रॉन्स की पहली प्रॉपर्टी होती है कि दे कैन नॉट आयोनाइज गैस। ये गैस को आयोनाइज नहीं कर सकते। क्या है?
कि ये जो पार्टिकल्स हैं गैस को आयोनाइज नहीं कर सकते। उसके बाद दे आर हाईली पेनिट्रेटिंग पार्टिकल्स, पेनिट्रेट कर लेते हैं किसी चीज के अंदर स्ट्राइक कर जाना, क्या होता है किसी चीज के अंदर धंस जाना, तो इसकी वहां पे प्रॉपर्टी ये क्या होती है, ज्यादा होती है, इसकी पेनिट्रेटिंग पावर काफी ज्यादा होती है इलेक्ट्रॉन से, उसके बाद प्रोटॉन से। दे कैरी आउट न्यूक्लियर रिएक्शंस। अब न्यूक्लियर रिएक्शन किस वक्त ये करेंगे, न्यूक्लियर रिएक्शन ये होता है कि जब आप न्यूट्रॉन को इस्तेमाल करोगे एज प्रोजेक्टाइल। किस तरह, अगर हम न्यूट्रॉन को प्रोजेक्टाइल के तौर पे इस्तेमाल करेंगे, प्रोजेक्टाइल कह लेते हैं कि आपके पास कोई पार्टिकल है, इस तरह आप एक खास एंगल तक उसके ऊपर इसकी बम्बार्डमेंट करोगे, तो ये क्या काम करेगा, न्यूक्लियर रिएक्शंस करवाएगा। न्यूक्लियर रिएक्शन से क्या मुराद है कि किसी भी पार्टिकल्स के न्यूक्लियस को तोड़ के उसको किसी और न्यूक्लियस में कन्वर्ट कर देगा। ठीक होगी बात। इस तरह के हम ये देख लेते हैं कि अगर हमारे पास नाइट्रोजन है, इसका एटॉमिक नंबर 7 है, एटॉमिक मास 14 है, जब इसके ऊपर न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट करेंगे प्रोजेक्टाइल बना के, जब इसको इसके ऊपर फॉल करवाएंगे तो ये इसका न्यूक्लियस टूटेगा और कन्वर्ट हो जाएगा बोरोन में, और इसके साथ क्या बन जाएगा, अल्फा पार्टिकल्स बन जाएगा। अब ये काम कौन से न्यूट्रॉन्स करते हैं, तो न्यूट्रॉन्स की दो टाइप्स हमारे पास आ जाएंगी। नंबर 1 को हम कह देंगे फास्ट मूविंग, नंबर 2 को हम नाम दे देंगे स्लो मूविंग का। कौन कौन सा होगा, फास्ट मूविंग और स्लो मूविंग। अब फास्ट मूविंग कौन सा होता है कि जिसकी ट्रेवलिंग जिसकी एनर्जी होती है वो होती है 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या होता है, 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर इससे उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, इससे ज्यादा एनर्जी के साथ वो ट्रेवल करेगा, फिर वो होगा फास्ट मूविंग। और अगर इससे कम होगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, उसकी एनर्जी कम होगी, फिर वो क्या होगा, स्लो मूविंग होगा। और याद रखें कि जो स्लो मूविंग न्यूट्रॉन होता है वो केमिकल चेंज ज्यादा काज करता है एज कंपेयर टू फास्ट मूविंग पार्टिकल्स या फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन। तो एक्चुअल में ये जो काम किया है ये किसने करना है, फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन ने यहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्शन करना है। इसके बाद इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी आ जाएगी, दे कैन एक्सपेल हाई एनर्जी प्रोटॉन फ्रॉम द पेपर एंड सेलुलोज, के अगर हम इसको कंपार्टमेंट करवाएंगे तो वहां से ये प्रोटॉन को रिमूव करवा सकता है। इसके बाद आ जाएगा स्लो मूविंग न्यूट्रॉन हीट द कॉपर। अगर हमारे पास, हमने फास्ट मूविंग की तो बात कर ली है कि ये न्यूक्लियर रिएक्शन यहाँ पे करवा देगा, लेकिन जो स्लो मूविंग होता है अगर हम उसको हिट करवाएंगे कॉपर की सरफेस के ऊपर तो वहां पे ये गामा रेडिएशंस को एमिट करेगा। क्या काम करेगा, गामा रेस को या गामा रेडिएशंस को ये एमिट करेगा। देखें जरा कि हमारे पास कॉपर है, एटॉमिक नंबर 29 है, एटॉमिक मास 65 है। जब इसके ऊपर स्लो मूविंग न्यूट्रॉन को हिट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका मास 66 हो जाएगा और नंबर कितना होगा, 29 होगा। और उसके बाद ये साल क्या बन जाएंगी, रेडिएशंस यहां से एमिट हो जाएंगी। ठीक होगी बात। अब इसके बाद क्या है कि अगर ये जो हमारे पास कॉपर है इस अपने अंदर से बीटा पार्टिकल्स को एमिट करेगा। क्या काम करेगा, अपने अंदर से बीटा पार्टिकल को रिलीज करेगा। जब बीटा पार्टिकल को रिलीज करेगा इसका मास कितना हो जाएगा, 66 और नंबर कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और इसके साथ ये बीटा पार्टिकल्स को यहां से ये निकाल देगा, इलेक्ट्रॉन को यहां से निकाला। अब उसके बाद 7 का पॉइंट आ जाएगा, डिके इनटू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। अगर हमारे पास प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रिनो कि अगर जो हमारे पास न्यूट्रॉन होता है हम इसका डिके करवाएंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा प्रोटॉन में, इसके साथ इलेक्ट्रॉन, इसके साथ क्या बन जाएगा, न्यूट्रिनो में ये कन्वर्ट हो जाएगा। दोबारा फिर सुन लें कि आज हमने कौन कौन सा टॉपिक किया है। आज हमने किया डिस्कवरी न्यूट्रॉन की, न्यूट्रॉन का आइडिया कहां से आया था, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी, आगे उसकी डायग्राम है और आगे हमने इसके बाद न्यूट्रॉन्स की सम प्रॉपर्टीज की है। अब इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा हम उसमें E/m वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज।